फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी आत्मकथा का चौथा एपिसोड। पिछली बार हम लोगों ने जेएनयू पर बातचीत शुरू की थी और जेएनयू के कई पक्षों की चर्चा की थी उसमें मैंने। इस बार उसके आगे की कहानी पर बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी जो कहानी अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये थोड़ी सी उलझन भरी है। ये उलझन भरी कई तरह से है। पहली चीज ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब से पीएन श्रीवास्तव वाइस चांसलर बने और उनके एक जोड़ीदार और थे एमएस अगवानी, जो प्रो वाइस चांसलर थे, इन दो लोगों की टीम थी और ये दो लोगों की टीम बहुत ही सुचिंतित ढंग से इसने जेएनयू के जो प्रगतिशील स्ट्रक्चर था, उसकी एडमिशन पॉलिसी, वहां के छात्र शिक्षकों के बीच के संबंध, वहां के छात्र शिक्षक कर्मचारियों के बीच के संबंध, इन सब चीजों पर बहुत सुचिंतित ढंग से हमले शुरू किए। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं यहां छात्र आंदोलन का मूल्यांकन करूं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी चीजें नहीं है अभी जो छात्र आंदोलन का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी होती हैं। मेरी बहुत सारी चीजें स्मृति से गायब भी हो चुकी हैं, भूल चुका हूं मैं। लेकिन एक चीज है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, वो ये कि जेएनयू में जब पीएन श्रीवास्तव वाइस चांसलर बने और जेएनयू के पहले के जो वाइस चांसलर थे, उनके बीच में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो जेएनयू में वाइस चांसलर हैं जगदीश कुमार, वो जितने क्रूअल हैं और छात्र शिक्षक विरोधी हैं, लोकतांत्रिक परिवेश के विरोधी हैं, पीएन श्रीवास्तव और एमएस अगवानी तकरीबन वैसे ही थे, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब थे। और ये मैं बात कर रहा हूं आपसे उस दौर की जबकि जेएनयू बहुत ही लिबरल माना जाता था। पीएन श्रीवास्तव साधारण आदमी नहीं थे। पीएन श्रीवास्तव जो है वो हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी चलती रही है अभी तक, उस एजुकेशन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे, उसकी कमेटी के चेयरमैन थे। कांग्रेस ने उनको एक जमाने में अपने मेंबर के तौर पर जेनेवा में डिसआर्मामेंट के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था, जब वो वाइस चांसलर थे। जबकि वो पेश इस तरह से आते थे कि उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो वाइस चांसलर रहते हुए उन्होंने जेनेवा में डिसआर्मामेंट के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और कांग्रेस के डेलीगेशन के मेंबर के तौर पर अटेंड किया। सो अगर मुझसे आप बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सुने तो मैं ये कहूंगा कि जेएनयू के विध्वंस की कहानी नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सरकार ने 2014 में आने के बाद पूरी की है, लेकिन उसकी पहली स्क्रिप्ट या ये कहें अधूरी कहानी, उसकी कहानी की शुरुआत सबसे पहले पीएन श्रीवास्तव ने की थी। पीएन श्रीवास्तव ने जो काम किए और जो काम छोड़ दिए, उन्हीं कामों को टेकअप किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आरएसएस ने। रिकॉर्ड रहा है ये
पीएन श्रीवास्तव के वाइस चांसलर बनने के पहले तक पीएन श्रीवास्तव की टीम में एमएस अगवानी थे जो प्रो वाइस चांसलर थे, और एमएस अगवानी और पीएन श्रीवास्तव दोनों की ये एक तरह से रंगा बिल्ला टाइप जोड़ी थी, बहुत ही भयानक थी। पीएन श्रीवास्तव को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिसमेंटल किया। और कब किया उन्होंने? 1983 के मई आंदोलन को कुचलकर उन्होंने वही काम किया जो कि इन दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। एक साधारण सी चीज थी जिस पर कि आराम से वाइस चांसलर कंसीडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण सी मांग विद्यार्थियों की नहीं मानी। एक विद्यार्थी का जबरदस्ती एक हॉस्टल से ट्रांसफर किया गया। छात्र संघ की मांग थी कि इसको ट्रांसफर न किया जाए, ये जहां रहता है वहीं रहने दिया जाए इसे, लेकिन वाइस चांसलर ने ये बात नहीं मानी। उस विद्यार्थी का कोई कसूर नहीं था। सिर्फ वार्डन की शिकायत पर यह बात वाइस चांसलर के दिमाग में आई और इस हद तक बढ़ गई, और वो जानबूझ के बंदे दी गई, क्योंकि बात के जो घटनाक्रम है वो इस बात की पुष्टि करते हैं। जब मई 11, 1983 के आंदोलन को जब कुचल दिया गया, उसके बाद जेएनयू सैनिटाई क्लोजर डिक्लेयर की गई, सारे विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी कैंपस से निकाल दिया गया और 2 महीने तक यूनिवर्सिटी बंद रही, और जुलाई में जब यूनिवर्सिटी खुली तो 0 सेमेस्टर कर दिया गया, दाखिले नहीं हुए। जेएनयू में पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार जुलाई में दाखिले नहीं हुए। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 0 सेमेस्टर नहीं किया गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जुलाई 83 में 0 सेमेस्टर किया गया और दाखिले नहीं हुए, और इसके चलते बड़ी संख्या में तकरीबन 1500 के करीब स्टूडेंट कैंपस से बाहर निकल गए। और कैंपस का माहौल इस तरह का भयानक था, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। छात्र संघ को इतने बड़े पैमाने पर उत्पीड़ित किया गया और इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के ऊपर केस लगाए गए कि वे कल्पना के बाहर हैं। आज तकरीबन 400 से अधिक विद्यार्थियों को 15 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। उनमें तमाम प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे जो आज हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे हैं। उनमें वह भी विद्यार्थी था जिसको नोबेल प्राइज मिला है अभी। और सैनिटाइज क्लोजर के बाद जब यूनिवर्सिटी खुली और 0 सेमेस्टर कर दिया गया कि नो एडमिशन, हॉस्टल्स के रूल बदल दिए गए, एडमिशन पॉलिसी बदल दी गई। अनेक विद्यार्थियों को 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए रेस्ट्रिकेट करके निकाल दिया गया। मैं उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें अनेक विद्यार्थी थे, कई दर्जन विद्यार्थी थे। और 400 से अधिक विद्यार्थियों के ऊपर 18 से ज्यादा केस पुलिस ने फेक केस फाइल किए। इन केसेस में बलात्कार तक के केस थे। जब 84-85 में मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना, हम लगातार परसुएट कर रहे थे वाइस चांसलर को। संयोग की बात थी कि उस समय मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का वहां जेएनयू इकाई का मैं अध्यक्ष था और दिल्ली में उनका वाइस प्रेसिडेंट था। कोई शिक्षक नहीं है जिसके घर हम रोए और गिड़गिड़ाए ना हो मदद के लिए। मई 83 के आंदोलन में छात्रों से एक गलती हुई कि जब घेराव तोड़ा गया तो घेराव तोड़ने के बाद में जो विद्यार्थी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, उसके बाद में विद्यार्थियों ने गुस्से में कुछ शिक्षकों के घरों पर पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की, जो गलत था। हमने इसके लिए माफी मांगी। मैंने पब्लिकली नहीं, मैंने घर घर जाके माफी मांगी, प्रत्येक शिक्षक के घर जाके माफी मांगी, लेकिन शिक्षकों का दिल नहीं बदला।
और मैं बहुत अफसोस के साथ इसे आपके सामने रखना चाहता हूं कि तमाम जो प्रगतिशील लेखक, इंटेलेक्चुअल्स, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रगतिशील आंदोलन की आन बान शान माने जाते हैं, उन सब लोगों ने पीएन श्रीवास्तव के एक तमाम किस्म के जो चेंजेस थे, एडमिशन पॉलिसी में चेंज, हॉस्टल रूल्स में चेंज और एकदम बर्बर व्यवहार विद्यार्थियों के साथ, इन सारे के सारे फैसलों को एकेडमिक काउंसिल में इंडोर्स किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन शिक्षकों का। हमने हर शिक्षक के घर जाके अनुरोध किया था और मुझे याद है अच्छी तरह से, उस समय सिर्फ 2 शिक्षक थे जो हमारे साथ थे। पूरे कैंपस में एकेडमिक काउंसिल में बोलने वाले सिर्फ 2 शिक्षक थे, प्रभात पटनायक और जीपी देशपांडे। और जीपी देशपांडे को तो इसकी कॉस्ट और भी ज्यादा देनी पड़ी कि जबकि 83 के बाद जब वहां विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों को प्रमोशन दिए गए, तो जीपी देशपांडे अकेले शिक्षक थे जिनको प्रमोशन नहीं मिला और प्रोफेसर नहीं बनाए गए। उस समय सब प्रोफेसर हो गए क्योंकि जीपी देशपांडे ने बहुत मुखर भाव से हम लोगों का साथ दिया और आंदोलन का साथ दिया। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो एथॉस है, जिसे हम डेमोक्रेटिक एथॉस कहते हैं, उस डेमोक्रेटिक एथॉस में क्या था ऐसा जिसको कि हम फिल्म मिला रहे थे और छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने उसके एक पहलू की चर्चा आपसे की थी कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डेमोक्रेटिक परंपराएं रही हैं और वहां पर छात्रों के छात्र संघ का निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं एक शिक्षक के नाते नहीं, मैं एक विद्यार्थी के नाते भी जब सोचता हूं, पलट कर देखता हूं आज चीजों को, तो मुझे बहुत अंदर से पीड़ा होती है कि जो लोग कांग्रेस के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते थे, '77 में कांग्रेस के अधिनायकवाद के खत्म होने के बाद एकेडमिक काउंसिल में छात्रों का रिप्रेजेंटेशन सम्मानित ढंग से वापस क्यों नहीं हुआ? हम सिर्फ नॉमिनेटेड होकर रह गए, पहले इलेक्टेड थे। और यह प्रक्रिया इसके बावजूद, यानी छात्र संघ का प्रतिनिधित्व एकेडमिक काउंसिल में इसके बावजूद वापस नहीं लौटा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रगतिशीलों का बहुमत था एकेडमिक काउंसिल में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रगतिशीलों का एक खास तरह का ढोंग रहा है, मैं ढोंग कहना चाहता हूं उसे। आप सरकार कोई भी रहे, उन्हें हिस्ट्री में स्वतंत्रता दे दे, वो हिस्ट्री में मौज करेंगे। सरकार कोई भी रहे, उन्हें इकोनॉमिक्स में स्वतंत्रता दे दे, वो इकोनॉमिक्स में मौज करेंगे। लेकिन वे सरकार की एजुकेशन पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे। सरकार की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो एडमिशन पॉलिसी है उसका विरोध नहीं करेंगे। यह कैसी प्रगतिशीलता है? यह कैसी प्रगतिशीलता है कि जहां आप नौकरी करते हैं, छात्र तो इसके लिए चिंगाड़ें, छात्र इसके लिए सैक्रिफाइस दें, लेकिन शिक्षक एक कदम आगे नहीं जाएंगे। और अधिकतर शिक्षक वे थे जो कि प्रगतिशील आंदोलन से नहीं, सीपीआई से जुड़े हुए थे। ये जो अभी दर्द दिखाई देता है ना, अभी तो रिएक्शनरी गवर्नमेंट है और वो सीधे कन्फ्रंट कर रही है, सीधे हमने बोल रही है। लेकिन पीएन श्रीवास्तव के समय तो कांग्रेस की सरकार थी। केसी पंत जैसा लिबरल व्यक्ति शिक्षा मंत्री था, उसके बाद में नरसिम्हा राव शिक्षा मंत्री रहे। नरसिम्हा राव के जमाने में सबसे ज्यादा सीरियस उत्पीड़न हमने झेला, जिस नरसिम्हा राव की अभी प्रशंसा की जा रही है और फूलमालाएं चढ़ाई जा रही हैं। सवाल किया जाना चाहिए ये कि नरसिम्हा राव ने जो एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल
पीएन श्रीवास्तव के जरिए हिंदुस्तान के सामने पेश किया, उस मॉडल से हिंदुस्तान को लाभ हुआ या नुकसान हुआ? मेरी कोई मोहब्बत नहीं है कांग्रेस से और मेरी कोई मोहब्बत नहीं बीजेपी वालों से भी। मूल्यांकन तो किया जाना चाहिए। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको, उससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पीएन श्रीवास्तव के नेतृत्व में जब नई शिक्षा नीति का दस्तावेज जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से, हमने उसी दिन कैंपस में रात को सेमिनार रखी। मैं स्वयं पीएन श्रीवास्तव से मिलने गया और उनसे मैंने दस्तावेज कहा कि एक कॉपी हमें भी दीजिए और आप हमारे सेमिनार में आइए और आप बोलिए। पीएन श्रीवास्तव राजी हो गए इसके लिए। सो पीएन श्रीवास्तव भी सेमिनार में थे और मुनीर रजा जो दस्तावेज बनाने वाली कमेटी थी उसके मेंबर थे, मुनीर रजा भी थे। और हमारी तरफ से तापस मजूमदार थे जो कि एजुकेशन के बड़े विद्वान थे और जाकिर हुसैन सेंटर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एसेट था तापस मजूमदार। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तापस मजूमदार ने फर्स्ट सेमिनार थी वो हिंदुस्तान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, क्योंकि दोपहर में 1:30 बजे वो पॉलिसी जारी की गई और रात को 9:30 बजे हमने सेमिनार रखी थी। तापस मजूमदार ने पब्लिकली, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, डॉक्यूमेंट्स मैं खूब उनको घर एक कॉपी पहुंचाने गया, उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो। और जाकिर हुसैन सेंटर जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है पॉलिसी के लिहाज से, उस सेंटर के वे इससे एकदम अद्भुत विद्वान, हिंदुस्तान के एजुकेशन का उनसे बढ़िया विद्वान मैंने नहीं देखा। तापस मजूमदार ने सारे के सारे दस्तावेज को जर्रे जर्रे पे हमला करके एकदम उड़ा दिया। सवाल मेरा यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नेतृत्व में हिंदुस्तान में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई, तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आइडियल के अनुरूप थी या उसके विपरीत थी? हम देश में चाहते थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बने, हिंदुस्तान की शिक्षा का सुधार हो। लेकिन एकदम डिफरेंट आइडिया से वो पूरी की पूरी पॉलिसी लॉन्च की गई। और कौन लोग इसके साथ खड़े थे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों ने उस पॉलिसी का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक दिन में बर्बाद नहीं हुआ है, इसकी बर्बादी की नींव रखी पीएन श्रीवास्तव और एमएस अगवानी ने। और इस एक दिन की चीज नहीं है। नीति के मामले पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर नीति के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नरेंद्र मोदी और नरसिम्हा राव के बीच में कोई फर्क नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप उस जटिलता को समझ सकें कि किस मुश्किल में हम लोग काम करते थे। जिन लड़कों के खिलाफ में, जो लड़के सिर्फ जुलूस लेकर गए थे बसंत विहार पुलिस स्टेशन और ये मांग करने के लिए गए थे कि जो घेराव ब्रेक करने के लिए 11 मई को घेराव ब्रेक करते हुए पुलिस जिनको उठा के ले गई है उनको छोड़ा जाए, सिर्फ इतनी सी मांग थी। लड़कों ने कोई अपराध नहीं किया था। मिसेस गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी हिंदुस्तान की, वो एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में केसी पंत या
नरसिम्हा राव में से किसी के पास चार्ज था उस समय, उस पर भी केसी पंत थे शिक्षा मंत्री। सारा का सारा ऑपरेशन नरसिम्हा राव ऑपरेट कर रहे थे। जो विद्यार्थी बसंत विहार थाने पर जुलूस लेकर गए, वे विद्यार्थी सीधे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिए गए 15 दिन की रिमांड पर। 400 विद्यार्थी थे। ये वे विद्यार्थी थे जो जीवन में जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया और उनके ऊपर 18 केस लगाए गए। इनमें हत्या और बलात्कार तक के केस थे। संयोग से, मैं फिर कह रहा हूं, संयोग से मैं एकमात्र छात्र नेता था जिसको कभी सो कॉल्ड नोटिस नहीं मिला और जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरे खिलाफ भी हो सकता था, लेकिन मैं बाई चांस बच गया। हमने कई लंबे समय तक, 1.5-2 साल तक हमने, 1.5-2 साल तक हमने बाकायदा अदालतों के चक्कर काटे केस खत्म कराने के लिए। वाइस चांसलर की चिरौरी की, किसी तरह से केस खत्म हो जाए। जब 84-85 में मैं प्रेसिडेंट बना, तब वाइस चांसलर ने बड़ी मुश्किल से यह चीज कंसीडर की और वाइस चांसलर की पूरी कोशिश यह थी कि किसी भी तरह से विद्यार्थियों को सताया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, बलात्कार के केस सिर्फ लड़कों पर ही नहीं थे। उन 400 लड़कों में, 400 विद्यार्थियों में 67 लड़कियां भी थीं जिनके ऊपर रेप का केस लगाया गया था। इसे कहते हैं अंधा कानून और अंधा शासन। जिन लोगों की मेमोरी में अभी वर्तमान हावी है, वो लोग थोड़ा सा अतीत को भी देखें। ये अचानक जगदीश कुमार और नरेंद्र मोदी पैदा नहीं होते। जमीन पहले से पक रही थी, कैंपस में जमीन पक रही थी। अभी तो 4, 5, 10 विद्यार्थी एक्सपेल किए गए या उनको जुर्माने किए गए, जिसकी वजह से हम लोग उद्वेलित हैं। डेढ़ साल से अधिक समय तक मैंने 400 विद्यार्थियों के कोर्ट में हाजिरी दी है। वो वकील अभी भी जिंदा हैं और यहां दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ा। और पॉलिसी इश्यूज पर हमारे सारे केस जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, उन 2 वकीलों का नाम जिन्होंने मदद की हमारी, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए। उन्होंने कभी फीस नहीं ली। उनमें एक बैरिस्टर थे हरदेव सिंह, जिन्होंने केस लड़े। और दूसरे वकील वे थे जो कि बहुत ही नामी वकील थे अपने, और कमिटमेंट के लिए बहुत विख्यात थे, जिन्होंने शाहबानो केस लड़ा था। भारत सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ में अपनी तमाम किस्म की जो पॉलिसीज थी उनको कोर्ट में डिफेंड किया और हम लोग केस हार गए। तो आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार वे पॉलिसियां चेंज करेगी और उसी रास्ते पर ले जाएगी जिस रास्ते पर किसी जमाने में नरसिम्हा राव ले गए थे। शताब्दी वर्ष है ना नरसिम्हा राव का, तो याद तो करना चाहिए कि क्या बिस बोके गए थे नरसिम्हा राव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए खासतौर पर। नरसिम्हा राव की केंद्रीय भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को डैमेज करने में। आपको तो बाबरी मस्जिद की याद आती है और चिंता होती है। मेरे लिए बाबरी मस्जिद से भी ज्यादा मूल्यवान था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। क्यों नहीं हम लोग बहस करते कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कांग्रेस के शासन में क्या खोया और क्या पाया? बहस तो की जानी चाहिए। कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये बदतमीजियां क्यों की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी नरेंद्र मोदी की बदतमीजियों को ढकने का कोई इरादा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उनके छात्रों के साथ
जो अपमानजनक व्यवहार और जो अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटोरियल व्यवहार किया है, वो निश्चित तौर पर अक्षम्य है। उसकी किसी भी कॉज पर किसी भी तर्क से हिमायत नहीं की जा सकती। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, वो हिंदुस्तान को कैसी एजुकेशन पॉलिसी देगा? आप यहां से सोचिए खाली। पीएन श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान को जो एजुकेशन पॉलिसी दी, वो एजुकेशन पॉलिसी एकदम उस लक्ष्य के विपरीत थी जिस लक्ष्य के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना था। और संयोग से वो पॉलिसी उसी समय आई जिस समय शिक्षा मंत्री नरसिम्हा राव थे। '84 में वो पॉलिसी आती है और मैं बिल्कुल एकदम जिसे कहें कि फ्लैट हूं ये देख के कि 84 के बाद 2000 तक हमने क्या अर्जित किया एजुकेशन पॉलिसी से। अब एक इसका मूल्यांकन करें लोग कि जो एजुकेशन पॉलिसी पीएन श्रीवास्तव के नेतृत्व में तैयार करके इंप्लीमेंट की गई, उस एजुकेशन पॉलिसी के पीछे लाने के पीछे कोई रैशनल था, कोई ऐसा रैशनल था जिससे कि हिंदुस्तान की जनता को बहुत ही ज्ञानात्मक तौर पर लाभ होता। हां, एक काम हुआ उससे। वो काम क्या हुआ? वो काम यह हुआ कि एजुकेशन का पूरा ढांचा ही बदल गया और इंफेसिस बदल गया। अब प्रयोजनमूलक एजुकेशन को महत्वपूर्ण एजुकेशन मान लिया गया। ज्ञान केंद्रित एजुकेशन अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई, जिसे हम लोग वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें कि ऐसी शिक्षा दो जो तत्काल रोजगार दिलाए, ऐसी पुस्तक पढ़ाओ जो तत्काल काम दिलाए। अब हमें ज्ञान की जरूरत नहीं थी, नौकरी की जरूरत थी। और ये जो शिफ्ट था, ये बहुत मेजर शिफ्ट था और इसने पूरे के पूरे एजुकेशन के चरित्र को ही बदल दिया और पूरे के पूरे एजुकेशन को एक तरह से नोट्स और कैरियर की एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया। और यहां से पूरे के पूरी शिक्षा का एक तरह से पतन शुरू होता है। हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हमें नौकरी चाहिए, हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम ज्ञान के क्षेत्र में समानता अर्जित करना चाहते हैं। हमारे देश में ज्ञान के क्षेत्र में असमानता बड़े पैमाने पर है। शिक्षा का मकसद है ज्ञान के क्षेत्र में समानता अर्जित की जाए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में ज्ञानात्मक समानता पैदा की जाए। लेकिन नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जब वो शिक्षा मंत्री थे, जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जिसमें कि 84 के बाद वोकेशनल एजुकेशन और प्रयोजनमूलक शिक्षा पर इस कदर जोर दिया कि ज्ञान उसमें अब कहीं बचा ही नहीं। यह कहना गलत है, यह कहना गलत है कि जेएनयू में कांग्रेस के लोगों ने सब पुण्य के काम किए, यह कहना गलत है। हम सब लोग जानते हैं आपातकाल को। शाह कमीशन में शिकायतें दर्ज हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों की, और सब लोग जानते हैं कि इमरजेंसी में ही छात्रों का जो प्रतिनिधित्व था एकेडमिक काउंसिल में, इलेक्टेड प्रतिनिधि के तौर पर उस प्रतिनिधित्व छीना गया और वो आज तक वापस नहीं आया। ये इसके बावजूद नहीं आया जबकि यूपीए 1 को तो लेफ्ट सपोर्ट करता था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो सोकॉल्ड प्रगतिशील प्रोफेसर हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि छात्रों के अधिकार पर हमला हुआ, छात्रों को अधिकार छीने गए, आपने उसे वापस कराने के लिए क्या किया? मुझसे पूछे लोग, मैं बताऊंगा क्या किया उन्होंने।
उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय कांग्रेस की चमचागिरी करने के। तो सबसे बड़ी चुनौती कहां है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आत्मकथा लिखी जाएगी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बात की जाएगी, तो क्या गंगा ढाबे में बात की जाएगी? क्या सतेज हॉस्टल में जिसमें मैं रहता था उस पर बात की जाएगी? उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मकसद था, एक बड़ा मकसद था जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। मकसद क्या था वो? क्यों मैं पीएन श्रीवास्तव को एक महत्वपूर्ण एकेडमिक अपराधी के तौर पर देखता हूं मैं? क्यों मैं एक महत्वपूर्ण एकेडमिक अपराधी के तौर पर एमएस अडवाणी को देखता हूं मैं? यह मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैंने उनके हाथ से निर्दोष विद्यार्थियों का कत्ल होते देखा है, निर्दोष विद्यार्थियों को उत्पीड़ित होते देखा है। मैं आउटसाइडर नहीं था, मैं इनसाइडर था। मैं 80-81 में वहां बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर था, मैं काउंसलर था, मैं वहां कंटिन्यूअसली छात्र आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली एक रेगुलर विद्यार्थी रहा हूं, एक अनुशासित विद्यार्थी रहा हूं। मैंने एक अनुशासित छात्र नेता की तरह काम किया, मुझे कभी कोई कोई नोटिस नहीं मिला, मैंने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। मैं 1 साल एकेडमिक काउंसिल का भी मेंबर रहा हूं और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूं। इस नाते मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मैं आपसे। यह गलत है, यह कहना गलत है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी प्रोफेसर भरे पड़े हैं। गलत है यह कहना। मेरे समय में 600 शिक्षक थे, लेकिन 600 शिक्षक में मुश्किल से 10 शिक्षक भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे। वो किस पार्टी के हो बाकी लोग मैं नहीं जानता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं थे। यह गलतफहमी है, यह एक वास्तविकता है, तथ्य है इसके। सीबीआई की कोई पुरानी फाइल उठाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी की पुरानी रिपोर्ट्स उठाए 1981, 82, 83 की, उसमें यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पर कुछ शिक्षक, जिनमें से एक शिक्षक का तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में डायरेक्ट संबंध था, वो एकेडमिक उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, बाद में वो राज्यसभा मेंबर बने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे 1 दर्जन के करीब शिक्षक थे जिनको सीआईए फंड देता था। ऐसे लोग थे जिनको कि सीआईए डायरेक्ट फंड देता था और उनका काम यही था हर रोज कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन करना, कम्युनिस्ट विरोधी दिल्ली में पोस्टर लगाना, और यह काम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। ये बीजेपी के लोग दूध के धुले नहीं थे। हमने बाकायदा अपने नाम से उस जमाने में, मेरे पास अभी है नहीं, अपने नाम से बाकायदा उस जमाने में पर्चे निकाले हम लोगों ने, अपने संगठन की तरफ से पर्चे निकाले, हमने छात्रों को शिक्षित किया। वहां ऐसे भी लोग रहे हैं जो कि सीआईए के लिए काम करते रहे, ऐसे भी लोग रहे हैं जो डायरेक्ट कांग्रेस के लिए काम करते रहे। गिनती के कम्युनिस्ट थे, गिनती के। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं 2 नाम बता रहा हूं आपको, प्रभात पटनायक और जीपी देशपांडे, जिन्होंने एकेडमिक काउंसिल में खड़े होकर हमारे पक्ष में आवाज बुलंद की। हमें तो सपोर्ट के लिए लोग नहीं मिलते थे। मेजॉरिटी लोग एकेडमिक काउंसिल में खड़े होकर, वो चाहे वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो लैंग्वेज के हो, चाहे वो नंबरसिंग हो, सब खड़े होके पीएन श्रीवास्तव के जी हुजूरी में खड़े होते थे और वे जो भी बर्बर कदम उठाते थे उसका भी समर्थन करते थे। और पीएन श्रीवास्तव के समर्थन के बर्बर कदमों का समर्थन करने वालों में नामवर सिंह थे, तो बिपिन चंद्रा भी थे। और यह चीज मेरे लिए चिंता की चीज है। हमने बार बार अनुरोध किया कि सर ऐसा मत कीजिए, यह अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी सर ने मानी ही नहीं, न बिपिन चंद्रा ने मानी, न नामवर सिंह ने मानी।
तो जिन लोगों के लिए लगता हो कि नामवर सिंह बहुत महान इंटेलेक्चुअल हैं, वो इंटेलेक्चुअल तो तब होता है ना जब आप एकेडमिक्स में, जब आप प्रशासन में आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं। एक इंटेलेक्चुअल का मतलब खाली ये नहीं कि वो किताब कितनी अच्छी लिखता है, सेमिनार में भाषण कितना अच्छा देता है, लेकिन जब जहां वो पद पर होगा वहां उसकी परीक्षा होगी। आप एकेडमिक काउंसिल में एकेडमिक काउंसिल के मेंबर की तरह आप क्या भूमिका अदा करते हैं? आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर की तरह, बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन की तरह यानी डीन की तरह क्या भूमिका अदा करते हैं? इससे तय होगा कि आप प्रगतिशील है कि नहीं है। यह मिथ मेकिंग है, यह मिथ मेकिंग है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बाम का गढ़ है, यह मिथ मेकिंग है। बल्कि मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उस समय भी एक बड़ा सेक्शन था जो रिएक्शनरी था और खुल्लम खुल्ला कांग्रेस के साथ में उसके तमाम जो गलत कदम थे एजुकेशन के, उनका समर्थन करता था। और ये अपने आप में एक चिंता की चीज है। ये एक अन्य पहलू है जिसमें कि हमें कायदे से ध्यान देना चाहिए। वो ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की गई? मैंने जो सीखा, जो मैंने अभी विषय रखा, मैंने सीखा, मेरे लिए दूसरी थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाया क्यों? क्योंकि ये 69 में विश्वविद्यालय बना और जब ये बना तो उसकी कहानी एक अलग है, लेकिन मैं एक दूसरे स्पेस में इसे ले जाना चाहता हूं, दूसरी जगह ले जाना चाहता हूं इस पूरे डिस्कोर्स को। हमारे यहां जो परंपरा रही है वो ये कि हम जानते नहीं है विश्वविद्यालयों का काम क्या है। पहली बार विश्वविद्यालय के काम को परिभाषित करने की कोशिश की गई नए सिरे से, नए तरीके से, और उसके लिए यह सोचा गया कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है सार्वजनिक प्रवेश निर्मित करना, जिसे हम लोग पब्लिक स्फीयर कहते हैं। विश्वविद्यालय काम क्या है? सार्वजनिक स्पेस निर्मित करना, एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस जिसमें सब लोग अपनी बात कह सकें, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर सकें। हमारे यहां जो विश्वविद्यालय थे वहां सार्वजनिक स्पेस निर्मित करने की कोई परंपरा ही नहीं थी। विश्वविद्यालय तो थे, पढ़ाई होती थी, ज्ञान होता था, ज्ञान बढ़ता था, चला जाता था, लेकिन सार्वजनिक स्पेस आधुनिक अर्थ में कैसे निर्मित किया जाए इसकी कोई परिकल्पना पहले नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को कंसीव किया गया ओरिजिनली इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कि कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर कैसे इंटेलेक्चुअल्स के लिए, शिक्षकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक सार्वजनिक स्पेस पैदा किया जाए, और एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस जिसमें वो हार्मोनी के साथ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कहीं वायलेंस नहीं हुआ, ये तो इधर आने की, बीजेपी के आने के बाद में ही वायलेंस आया है। वहां गहरे मतभेद रहे हैं लोगों के, 10-10 घंटे 20-20 घंटे डिबेट चली है जनरल बॉडी मीटिंग में, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। वहां लगातार जो यूनियन में लीडरशिप है वो अनेक बार लगातार जनरल बॉडी में हारी है, लेकिन इसके बावजूद बहस चली है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस जिसमें कि तीखे प्रश्नों पर वैचारिक बहस की जा सके, एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस जिसमें कि पॉलिसी के इश्यूज पर पब्लिक डिबेट की जा सके, एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस जिसमें कोई किसी भी किस्म की असमानता ना हो, ना स्त्री पुरुष के बीच में असमानता हो, ना पुरुष पुरुष के बीच में असमानता हो, ना स्त्रियों के बीच में असमानता हो, सब लोग एक साथ रहें। आपको जान के आश्चर्य होगा, इनिशियली तो लड़के लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहते थे, एक ही फ्लोर पर रहते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। जिस समय पहली बार नए हॉस्टल बने, लड़कियों के लिए अलग बना और लड़कों के लिए अलग बना,
लड़कियों ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाले कि हम अलग नहीं रहेंगी, हम लड़कों के साथ रहेंगी। लड़के डर के मारे किवाड़ बंद करके अपने कमरे में बैठे हुए थे, डर के मारे बाहर नहीं निकले लड़के। लड़कियों ने बाकायदा लड़कों के, क्योंकि यूनियन ने ये चीज कंसीडर की कि नहीं, लड़कियां अलग हॉस्टल में रहेंगी और लड़के अलग हॉस्टल में रहेंगे, और उस समय यूनियन एसएफआई की थी। लड़कियों ने बाकायदा प्रतिवाद किया और बहुत शानदार जुलूस निकाले, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन का भाव था ही नहीं कि लड़कियां अलग रहेंगी, लड़के अलग रहेंगे। लेकिन एसएफआई के लोगों ने उस समय सही कहा था कि नहीं, अगर एक बार तो हम लोग साथ रह लेंगे, बाद में कोई हिंदुस्तान में कोई अपनी बेटी यहां पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसमें अलग रहना जरूरी है, और ये पब्लिक स्पेस भी हम लोग बनाएंगे। तो इनिशियल स्टेज में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई तो वहां कोई भेद ही नहीं था, वहां जेंडर भेद नहीं, वहां कोई किसी भी किस्म का आइडियोलॉजिकल भेद नहीं, और लगातार सिर्फ तरह तरह के विवाद और बातें, तरह तरह की आइडियोलॉजिकल चर्चाएं। सवाल यह है कि ये जो पब्लिक स्पेस क्रिएट किया गया, इसमें बौद्धिक चीजें ज्यादा थी, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की चीजें ज्यादा थी। बहुत देर में, बहुत बाद में, ये खासतौर पर ये जो इमरजेंसी के बाद इसमें ये शिफ्ट आता है कि इसमें गैर बौद्धिक चीजें आनी शुरू होती हैं, और ये जो अपने पीएन श्रीवास्तव आते हैं, ये तो इसको पूरा एकदम नॉन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से भर देते हैं। तो जेएनयू को जो कंसीव किया गया, जेएनयू को कंसीव करते समय ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि सार्वजनिक स्पेस ऐसा तैयार किया जाए जिसमें कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स अधिक से अधिक हों, बुद्धिजीवी खुल के अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सरोकारों को व्यक्त करें, छात्रों और शिक्षकों के बीच में दुनिया के हर समस्या पर बातचीत के लिए खुला मैदान हो, खुली जगह हो। जब 79 में मैं जेएनयू गया, पहली बार दाखिला लिया मैंने, तो मैंने अपनी पार्टी की पहली मीटिंग अटेंड की। अब मैं बड़ा परेशान, मेरे लिए बड़ी चिंता। जेएनयू कैंपस में, पूरे कैंपस में चर्चा, और संगठन के अंदर भी चर्चा। किस बात की? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई है, उस कांग्रेस में क्या क्या हुआ इस पर बहस हो रही है। मैं जानता ही नहीं था। मुझे लगा कि अब तक जितना पढ़ा था सब बेकार है। यहां तो जो प्रश्न कोई पेरिस में उठ रहा है, कोई पीकिंग में उठ रहा है, कोई वाशिंगटन में उठ रहा है, कोई फिलिस्तीन के इलाके में उठ रहा है, रामल्ला में उठ रहा है, यहां वो प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। और तेहरान में क्या हो रहा है ये डिस्कस किया जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का माहौल वह था जिसमें कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी घटे, उस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारें और पोस्टर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक खुलकर उन पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और उनमें कोई मतभेद ना हो। मतभेद का मतलब उनमें कोई मारपीट ना हो, झगड़े ना हो, उनमें वैचारिक भिन्नताएं थीं। तो एक ऐसा कैंपस हमने कंसीव किया था, एक ऐसा कैंपस, एक ऐसा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्यों भिन्न है? विश्वविद्यालय तो बाकी थे, वैसा ही विश्वविद्यालय बना देते, लेकिन वैसा विश्वविद्यालय बनाना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि ऐसा विश्वविद्यालय बनाना जहां के एक ऐसा सार्वजनिक स्पेस हो जिसमें के विद्यार्थी, शिक्षक, इंटेलेक्चुअल्स हर तरह की समस्या को डिस्कस कर सकें। अब तो हालत यह हो गई है कि अगर आपने पाकिस्तान डिस्कस कर लिया है तो आपको जेल भेज देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसके लिए नहीं था कि वहां किसी भी विषय पर पाबंदी लगाई जाए। आप पाकिस्तान के पक्ष में भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान के विपक्ष में भी बोल सकते हैं, आप फिलिस्तीन के पक्ष में भी बोल सकते हैं, विपक्ष में भी बोल सकते हैं, आप अमेरिका के पक्ष में भी बोल सकते हैं, विपक्ष में भी बोल सकते हैं।
यह आग्रह कर ही नहीं रहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन विषयों पर बात होगी, इन विषयों पर बात नहीं हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का निर्माण ही इसी कॉन्सेप्ट के साथ हुआ कि विश्वविद्यालय का मतलब वहां सभी किस्म के विषयों पर खुल के बहस हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि उसके लिए एक नाम देना होगा हमें, एक सार्वजनिक परिवेश ऐसा निर्मित किया जाए जिसमें कि बुद्धिजीवी हर तरह के विचारधारात्मक टकरावों, अंतर्विरोधों, तनावों को साझा कर सकें, बोल सकें। और यही उसकी विशेषता थी जिसके कारण वो हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों से अलग था। नया था, छोटा था, लेकिन अलग था। उसका कोई मैच नहीं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ में, उसका कोई मैच नहीं था बीएचयू के साथ में। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कि टॉप टू बॉटम यानी एकेडमिक काउंसिल से लेके नीचे स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी तक छात्रों का रिप्रेजेंटेशन था। अभी की क्या स्थिति मुझे नहीं मालूम। हालत यह थी कि अभी भी है कि वहां मैस कमेटी का भी इलेक्शन होता है। हॉस्टल में मैस कमेटी है, वो मैस कमेटी मैस संचालित करती है। खाना क्या बनेगा, कैसा बनेगा, अच्छा बनाए कि बुरा बनाए, मेनू क्या होगा, कहां से सामान खरीदा जाएगा, ये सारे फैसले मैस कमेटी लेती थी। और मैस कमेटी में इलेक्टेड छात्र प्रतिनिधि होते थे जो उस हॉस्टल में रहते थे। आप कल्पना करके देखिए, आप बीएचयू के हॉस्टल्स में जाइए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में जाइए, आपको हॉस्टल्स की अंदर की रंगत देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और खाने की क्वालिटी देख के तबीयत खुश हो जाएगी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को कितना अच्छा खाना मिलता है और बीएचयू के लोगों विद्यार्थियों को कितना खराब खाना मिलता है। यह फर्क था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में वही विद्यार्थी भाग लेते थे जो वहां छात्र के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। छात्रों को हर स्तर पर रिप्रेजेंटेशन, छात्रों की राय के बिना कोई भी चीज लागू नहीं की जाएगी। ये स्पिरिट डे वन से विश्वविद्यालय के अंदर विकसित की गई। ये स्पिरिट तो कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। ये जो पूरब का जो ऑक्सफोर्ड है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां पे भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस मामले में भिन्न है कि वहां छात्रों की शक्ति और छात्रों के लिए एक सुसंगत, स्वस्थ सार्वजनिक स्पेस क्रिएट किया जाए, परिवेश क्रिएट किया जाए। मैं आपको एक एवरेशन की घटना बता रहा हूं। मैं ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो 82 की घटना है या 82 की घटना है या 83 की घटना है, याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन एक घटना, एक लड़का था जो कि दादा टाइप था, राजवीर सिंह हुड्डा, और उसने उस जमाने में बहुत ही टेरर पैदा किया था कैंपस में। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता था कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मजदूर नेता था कांग्रेस का। और हालत यह थी कि साहब वो बुरी तरह से उसने दहशत पैदा कर दी कैंपस में। अब वो कैंपस में आता था, इसके बावजूद उसको आउट ऑफ बाउंड डिक्लेयर कर दिया था, इसके बावजूद वो आता था। तो कांग्रेस के लोगों का उसके ऊपर बड़ा हस्त था, और वो जो उस समय लोकसभा स्पीकर थे उनका चहेता था। और वो बिल्कुल गाड़ी से आता था, एकदम नायक की तरह घुसता था, और सारे लोग कैंपस में परेशान हैं और सब लोग उसे ठेल रहे हैं, और वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, गाड़ी उसकी धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, और वो आराम से बैठा हुआ है, गाड़ी धक्का देके बाहर निकाल दी गई और वो चला गया। कोई मार नहीं रहा है उसे, कुछ नहीं कर रहा है। और उसने अल्टीमेटली चौकीदारों में भी एक यूनियन बना ली तमाम जाटों की। अब यहां कोई उसको गाली नहीं देना चाहता है,
यहां कोई उसे मारना नहीं चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है उसके साथ, और वो जाने को तैयार नहीं है। और उसने एक ऐसी टेंशन पैदा की कैंपस में कि कोई भी आदमी उसके खिलाफ बोलने के लिए सब तैयार है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी ने भी एक्शन लिया, आउट ऑफ बाउंड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन पुलिस उसे रोक ही नहीं पा रही है, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक ही नहीं पा रहे हैं। एक दिन सुबह दुखी होकर मैंने तय किया कि मैं राजवीर सिंह हुड्डा को मारूंगा। मैं अब एकदम पतला सा, और वो एकदम लहीम सहीम 6.5 फुटी, बहुत ही सुंदर उसका व्यक्तित्व। वो अपनी एक लड़की दोस्त को सुबह ही सुबह गाड़ी से छोड़ने झेलम हॉस्टल आया। मैं सतलज में ही रहता था और मेरे जस्ट कमरे के नीचे उसने थोड़ी सी दूर अपनी गाड़ी रोकी, और वो तो मैं अपने कमरे से लोहे की एक छड़ जो चेयर से निकाली थी, मैंने छड़ लेके मैं उसे मारने के लिए नीचे उतरा, और मैंने उसकी गाड़ी के आके सारे शीशे तोड़ दिए और वो भाग गया। और उसकी समझ में नहीं आया कि उसके ऊपर हमला किसने किया, क्योंकि जेल में हमला करने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कोई। और मैं गालियां दे रहा था गंदी गंदी, क्योंकि जेएनयू कल्चर के खिलाफ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो गया, फिर वो गेट के बाहर खड़ा रहा, फिर मैं जोर से गालियां देते हुए उसे वहां से गेट से खदेड़ने के लिए गया। दोनों तरफ विद्यार्थी बड़ी संख्या में शांति के साथ खड़े रहे, नो वायलेंस। अब वो 9 बजे मेरी क्लास होती थी नीचे डाउन कैंपस, तो मैं जब क्लास करने आया तो देखा वो फिर 9 बजे डाउन कैंपस आया, तो मैं अपने सेंटर से भागा और मैं उसे फिर चेज किया मैंने, और कैंपस के बाहर निकाल दिया। अब वो घबरा गया कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ गया। मैं एकदम डरने के लिए तैयार नहीं कि अब इसका बहुत हो गया, ये बहुत उत्पीड़ित कर रहा है लोगों को। वो दिन और आज का दिन है। मैं जब तक रहा, राजवीर सिंह हुड्डा कैंपस नहीं आया, और जब एक बार रात को कैंपस आया तो विद्यार्थियों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे अधमरा करके फेंक दिया। ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूं कि कैंपस में बाकायदा सुनियोजित ढंग से अपराधी और गुंडे भेजने की भी परंपरा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां सतयुग था और अभी कलयुग आ गया है। ये गलतफहमी है। उस समय भी असुविधाएं होती थी। एक अन्य चीज किस तरह की धांधली होती थी उसका एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही सटीक उदाहरण दे रहा हूं। एक प्रोफेसर थे जो साइंस पॉलिसी में प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा। जब पहली बार हम लोगों की वाइस चांसलर से मुलाकात हुई, और वहां वो साइंस पॉलिसी सेंटर में थे, और साइंस पॉलिसी सेंटर डिसमेंटल हो गया था, उसके बाद में वो जर्मन सेंटर से अटैच कर दिए गए। मैंने बातचीत में ऐसे ही एक दिन पता किया तो मुझे लगा कि आदमी तो बहुत फेक है। मैं क्षमा चाहता हूं शर्मा जी, अगर सुन रहे हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मैंने वाइस चांसलर से, यूनियन के हम डेलीगेशन में गए थे, हमने शिकायत की कि नहीं, उनकी डिग्रियां ठीक नहीं है। उनकी जांच की गई और उनकी डिग्रियां फेक पाई गई। अब आप सोचिए, लंदन से शास्त्री करके आए थे धीरेन्द्र शर्मा, लंदन में शास्त्री की डिग्री कहीं दी ही नहीं जाती। वाइस चांसलर ने जांच में पाया कि उनकी डिग्री फेक है, तो उनको टर्मिनेट कर दिया गया। और धीरेन्द्र शर्मा का अपॉइंटमेंट जब टर्मिनेट किया गया तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 7 नोबेल लॉरिएट और कम से कम 70 प्रोफेसरों ने, जो विज्ञान के टॉप प्रोफेसर थे, उन्होंने उनके निकाले जाने का विरोध किया। एक आदमी जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं, एकदम फेक, और वो प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया गया। अनुभव तो हैं,
कड़े अनुभव हैं, कटु अनुभव हैं। फेक अपॉइंटमेंट होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन कम होते थे। धीरेन्द्र शर्मा क्लासिक केस है उसमें एक। हम लोगों के लिए तो रास्ता सब बंद है। अब भविष्य में करियर तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग जब भी जाए तो वाइस चांसलर के अपने करियर के बारे में नहीं सोचते। तो हम कहते थे क्या करियर के बारे में सोचेंगे, पहले ये अभी छात्र आंदोलन के बारे में सोचना यही बहुत है, करियर के बारे में नहीं सोचते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग छात्र राजनीति करते थे वो करियर के बारे में नहीं सोचते थे, और खासतौर पर स्टूडेंट फेडरेशन के जो लोग थे उन्होंने करियर के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो नौकरी एक इशू नहीं था। इशू क्या था कि हम छात्रों के बीच में हैं, तो हमें छात्रों के बीच में उनके अधिकारों को लेके और जो कैंपस जिस लिए बनाया गया उस चीज को लेकर हमें एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और एकेडमिक एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए हमें काम करना चाहिए। एक और छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूं। जेएनयू को बहुत बर्बाद हुआ पैसा, उसमें साइंस के स्कूल्स पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ था एक जमाने में। 82, 83 में, 81 में बाकायदा पब्लिक अकाउंट कमेटी ने स्क्रीनिंग की, जानने की कोशिश की, और छात्रों के प्रयत्नों का ही फल था। हम लोगों ने आपत्ति की थी इस बात पर कि साइंस पर जितना वह पैसा खर्च होता है उसका रिटर्न नहीं है। रिटर्न का मतलब उतने साइंस के बड़े प्रमुख प्रतिष्ठानों में जो रिसर्च पेपर हैं वहां पब्लिश नहीं होते, जो रिसर्च पत्रिकाएं वहां जेएनयू के लोगों के पेपर पब्लिश नहीं होते। सोशल साइंस में पब्लिश होते हैं और दूसरी जगह पब्लिश होते हैं, लेकिन साइंस में पब्लिश नहीं होते थे। और ये हमारा जोर किस बात पर था? हमारा जोर इसी बात पर था क्योंकि वाइस चांसलर वहीं से आता था। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि जेएनयू में सब कुछ सुनहरा नहीं रहा है। जेएनयू में एक अच्छी खासी संख्या ऐसे शिक्षकों की रही है जो डफर थे, आज भी डफर हैं। 50% से अधिक शिक्षक ऐसे थे जो कि डफर थे, जिन्हें ठीक से पढ़ाना भी नहीं आता था। ये अपॉइंटमेंट किसके जमाने में हुए? किसने किए ये अपॉइंटमेंट? अगर आपने शुरू से ही एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स के लिए वो जगह छोड़ी होती और बनाई होती तो आज ये दशा नहीं होती। नरेंद्र मोदी साहस नहीं कर पाते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घुसने का। ये चीज चिंता किया मेरे लिए कि जो चीज, जैसे मैंने कहा ना कि पीएन श्रीवास्तव ने जो अपना अधूरा लक्ष्य छोड़ा था उसे पूरा किया जगदीश कुमार ने। यस, आराधना प्रताप ने एक बहुत सही बात ध्यान दिलाई है मुझे। एक और दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनेक लैब हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लैब हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन वहां रेडियो एक्टिव मटेरियल को, वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करने का कोई सिस्टम नहीं था। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने और यह चीज उठाई, मतलब मैंने अध्यक्ष काल में यह चीज उठाई। बहुत हंगामा हुआ, बॉम्बे से लोग आए, वाइस चांसलर ने कहा आपने ये सब क्या किया? मैंने कहा नहीं, ये हम चाहते नहीं है, ये इसको किसी भी तरह से आप कंटिन्यू करें। बाद में इस बात पर सहमति बनी, जांच के बाद में सही पाई गई शिकायत हमारी कि हाँ, यहां रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके कोई डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाद में उसके लिए बाकायदा पहल करके सिस्टम बनाया गया।
जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डैमेज किया पीएन श्रीवास्तव ने। आखिरी चीज आज की बातचीत में खाली, हाँ, और वो एक दो हल्की बात कह के मैं ये खत्म करना चाहता हूं। वो ये कि मतलब हम लोग कैसे काम करते थे, छात्रों को कैसे हम विनोवर करते थे। जब दाखिले का समय था जुलाई में, तो दाखिले की लिस्ट लगी, तो वहीं जहां दाखिले की लिस्ट लगी हुई थी डाउन कैंपस में, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के इधर, तो वहीं चेयर लगा के बैठा हुआ था मैं। तो गाड़ी से एक लड़की उतरी और वो बहुत तेजी से अपना दाखिले की लिस्ट में नाम देखने के लिए गई। मैंने बहुत प्यार से उससे जाके पूछा कि आपका नाम क्या है, मैं देख दूं आपके लिए, मैं मदद करूं कुछ। तो उसने बहुत ही डर्टी लुक से मुझे देखा। उसे लगा कोई लुम्पेन जो है ना वो पीछा कर रहा है। उसने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, और उसने लिस्ट में नाम देखा और वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ गई। मैं फिर दोबारा उसके पास गया, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए आप अपना, तो बोली मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा आप मुझे नाम तो बताइए अपना, मैं देख देता हूं। तो उसने नाम बताया मुझे। मैं पलट के गया, मैंने लिस्ट देखी, उसका नाम था। मैं लौट के आया, मैंने कहा आपका नाम है, आप एडमिशन ले लीजिए कल आके। खुश हो गई वो, चली गई। लेकिन उसने बहुत ही डर्टी लुक से देखा। वो घटना मैं भूला नहीं हूं कभी भी। और उस लड़की ने जब दाखला ले लिया, दाखला लेके वो हॉस्टल आ गई, और हॉस्टल में आके उसने गोदावरी में हॉस्टल लिया। तो वो अपने मित्रों के साथ में बैठी हुई थी नीलगिरी पर, ढाबे पर। तो मैं, जो सबसे बड़ा सुख था वो ये था कि हम लोग दिन भर घूमते रहते थे, विद्यार्थियों से बात करते रहते। तो मैं लाइब्रेरी से घूमते हुए आया नीलगिरी ढाबे पर, तो वहाँ लोगों से हेलो कर रहा था सबसे। तो जिस ग्रुप में वो लड़की बैठी थी, उस ग्रुप में भी लड़कों से मैंने हेलो की। तो उसने, लड़की ने एक लड़के से पूछा जो उसके पास बैठा था कि ये कौन है लड़का। तो उसने कहा ये तुम इसे नहीं जानते? बोले कि नहीं। बोले हमारा स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, बहुत प्यारा लड़का है। तो बोले कि यार गड़बड़ हो गई, मैं तो इस लड़के को बड़े खराब करके इससे व्यवहार किया मैंने। अरे बोले कि खराब करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम थोड़ा सा अच्छे से पूछती तो ये वैसे ही तुम्हारी मदद कर देता। बोले कि मैंने तो बहुत खराब व्यवहार किया। अब मैं जब तक नीलगिरी पर मैं चाय लेके मैं दूसरे लोगों से बात कर रहा था, वो लड़की आई उठ के, और उसने कहा कि मैं 2 मिनट बात करूंगी आपसे। मैंने बात करो। तो उसने पहले तो अपने फर्स्ट डे के दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। बोले कि मुझे बहुत दुख है और मैं आपसे माफी चाहती हूँ, वो मुझसे भूल से हो गई। फिर बोले कि आप मेरी एक काम में मदद करेंगे? मैंने कहा बोलो। तो बोले कि मैं आपके साथ गोलगप्पे खाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि देखने में वो लड़की बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत समझदार। इस समय वो कहीं एम्बेसडर है वो लड़की, फॉरेन सर्विसेज में चुनी गई थी वो लड़की। तो मैंने कहा कि निश्चित। तो बोले कि आज ही चलिए ना आप। तब मैं राजी हो गया। तो मैंने अपने कॉमरेडों से कहा कि भाई आज थोड़ा सा देर से आ जाऊंगा, मैं अभी तो जा रहा हूं। मैं कैंपस के बाहर जाता था तो किसी को बोल के जाता था। अब मेरी मुश्किल यह थी कि मेरी जेब में 25 रुपए थे। अब मैं 25 रुपए में कुछ भी खाओ पियो जो भी करूं 25 रुपए से ज्यादा मैं खर्च करने की स्थिति नहीं थी। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका ये निकाला कि मैं कैंपस से निकला पैदल बसंत विहार की तरफ, और बसंत विहार में एक जगह हमने गोलगप्पे खाए, और लौटते समय नरूला से आइसक्रीम खाई और लौट आए। आइसक्रीम के पैसे उसने दिए, गोलगप्पे के पैसे मैंने दिए, और हम लोग 25 रुपए में हम कैंपस में लौट आए अच्छे से। और रास्ते पर हमने कोई राजनीति की बात नहीं की।
दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते रहे हम। 2-2.5 घंटे में हम लोग अपना समय पैसा दोनों खर्च करके और एक दूसरे का मन रखते हुए वापस लौट आए। और उसके वापस आने के बाद जो हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण था। अब वो लड़की बोली कि आपको जब भी कोई काम की और मदद की जरूरत हो आप मुझे बताइएगा, मैं करूंगी। अब उसके साथ के जो 10 दोस्त थे जो कि हमारे एसएफआई के मेंबर भी थे, वो बोले कि हम इसे इतना समझा रहे थे, ये एसएफआई की मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं थी, तुमसे क्या बात हुई इसकी? हम तो इतना राजनीति समझा रहे थे इसे। तो मैंने कहा हमारी तो कोई राजनीतिक बात हुई नहीं। तो बोले क्या हुआ क्या? मैंने कहा हुआ ये, गोलगप्पे खाए हमने और आइसक्रीम खाई और लौट आए कैंपस और अच्छी अच्छी बातें की। नो पॉलिटिक्स। जेएनयू की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी आपकी गैर राजनीतिक भागीदारी, गैर राजनीतिक कम्युनिकेशन। जेएनयू में राजनीतिक कम्युनिकेशन से लोग संगठन के करीब कम आते थे और गैर राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक सहयोग, गैर राजनीतिक बातचीत इससे करीब ज्यादा आते थे। बल्कि एक साधारण भाषा में कहें, सामान्य जो व्यवहार है आपका, जिसमें विचारधारा ऑपरेट नहीं करती, उस व्यवहार से लोग ज्यादा आकर्षित होकर करीब आते थे। और यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो लोग सोचते हैं कि जेएनयू में लोग पॉलिटिकली कन्विंस होकर आते हैं, वो पॉलिटिकली कन्विंस होकर बहुत कम लोग आते थे। बल्कि गैर पॉलिटिकल रीजन से कन्विंस होकर लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे और ज्यादा अच्छे ढंग से लॉन्ग पीरियड में तक पार्टी संगठनों में रहते थे। कारण जेएनयू का जो प्रवेश, जेएनयू का प्रवेश कैसा था? जेएनयू का प्रवेश ऐसा था जिसमें कि आप खुल के सार्वजनिक विषयों पर आप बहस कर सकते हैं, किसी भी विषय में बहस कर सकते हैं और किसी से भी बहस कर सकते हैं और किसी को भी रोक के बहस कर सकते हैं। और ये जो सार्वजनिक स्पेस था, इस सार्वजनिक स्पेस की बनावट वो कुछ इस तरह की थी कि इस सार्वजनिक स्पेस का जो लक्ष्य था वो ये था कि किसी भी तरह से जो सिविल सोसाइटीज के आइडियाज होते हैं, नागरिक समाज के जो समझ होती है, उस नागरिक समाज के पूरक की तरह काम किया जाए। नागरिक समाज को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको समृद्ध किया जाए, इस दिशा में जेएनयू के विद्यार्थी सोचें। इसलिए यह भी देखा गया कि जेएनयू से जो लोग निकलते थे या जेएनयू में जो लोग पढ़ते थे, वे सिविल सोसाइटी आंदोलन का खुलकर समर्थन करते थे। उसमें ऐसे भी लोग थे जो कि लेफ्ट के साथ थे, ऐसे भी लोग थे जो कि सोशलिस्टों के साथ थे, ऐसे भी लोग थे जो फ्री थिंकरों के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वे सभी लोग नागरिक समाज के सहयोगी की तरह, पूरक की तरह काम करते थे। यही वजह कि जेएनयू से पढ़कर जो विद्यार्थी निकले हमारे समय में, उनमें से सभी की भूमिका जो है वो किसी न किसी रूप में एक सिविल सोसाइटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक के निर्माण में जेएनयू की बहुत बड़ी भूमिका रही। जेएनयू में छात्र सिर्फ छात्र नहीं बनता, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनता है। जेएनयू छात्र नहीं बनाता, जेएनयू एक अच्छा नागरिक बनाता है, और एक ऐसा नागरिक जो कि सिविल सोसाइटी के पूरक की भूमिका अदा करे। इसलिए लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि जेएनयू के लोग इतने जागरूक क्यों होते हैं। जेएनयू के लोग जागरूक इसलिए होते हैं क्योंकि जेएनयू के छात्रों के पास में नागरिक चेतना होती है, और यह नागरिक चेतना वह सार्वजनिक स्पेस, वह सार्वजनिक परिवेश वह देता है जो कैंपस ने निर्मित किया है। और यह परिवेश और यह वातावरण दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं है। इसलिए वहां विद्यार्थियों को यह परेशानी रहती है, वे जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ में मैच नहीं कर पाते। जेएनयू के विद्यार्थियों के सामान्य तौर पर चेतना जो है वो नागरिक अधिकारों से लैस होती है। साधारण से साधारण विद्यार्थी की भी चेतना में नागरिक अधिकारों के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव था उस समय। अभी तो स्थिति एकदम बदल गई है। अभी तो जेएनयू के विद्यार्थियों में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है
जो नागरिकों के अधिकारों के हनन के पक्ष में खड़ा होता है। और इसकी प्रक्रिया शुरू हुई कब? इसकी प्रक्रिया शुरू हुई पीएन श्रीवास्तव के जमाने से, क्योंकि सबसे पहले जेएनयू में विद्यार्थियों के नागरिक अधिकारों पर हमले कैंपस में शुरुआत की पीएन श्रीवास्तव ने। तो जेएनयू में बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण लगती है हमें? वो ये कि ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन में किस तरह की संरचनाएं होंगी। जेएनयू ने कौन सी चीज दी? जेएनयू ने दी कि जो एजुकेशन होगी, लेकिन एजुकेशन की संरचना कैसी होगी? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हर स्तर पर छात्रों की, शिक्षकों की भागीदारी, हर स्तर पर जो फैसलाकुन कमेटी है, उस फैसलाकुन कमेटी में, क्योंकि शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए। तो छात्रों की बात को हर हालत में तरजीह दी जाए। पाठ्यक्रम बनना है तो छात्रों की राय ली जाएगी, खाना बनना है तो मेस में तो विद्यार्थियों की राय ली जाएगी, कोई भी नीति बननी है कैंपस की तो विद्यार्थियों की राय ली जाएगी, विद्यार्थी जो कहेंगे वह माना जाएगा। जेएनयू विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का अकेला विश्वविद्यालय जहां अटेंडेंस नहीं लगती थी। जेएनयू विश्वविद्यालय अकेला विश्वविद्यालय जहां नकल के खिलाफ कोई कानून नहीं था, नकल होती ही नहीं थी। बिना अटेंडेंस रजिस्टर के 96%, 98% से अधिक विद्यार्थी कक्षाएं अटेंड करते थे। अनेक विभाग तो ऐसे थे जहां के सालों साल 100% अटेंडेंस रही है। पीएन श्रीवास्तव ने अपने जमाने में एक बार कोशिश की थी, जिस समय स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। फ्रेंच की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर कुंटे, उसके इनिशिएटिव पर उन्होंने ये कोशिश की कि अटेंडेंस कंपलसरी की जाए। हमने बहुत विरोध किया और इस विरोध का परिणाम यह निकला कि अटेंडेंस शुरू नहीं हो पाई। अब अटेंडेंस शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे मैंने आपसे कहा ना, पीएन श्रीवास्तव के जो अधूरे सपने थे, उन अधूरे सपनों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्योंकि जेएनयू में विद्यार्थी शिक्षक के बीच में कोई भेद नहीं था। कोई किसी भी विभाग में विद्यार्थी अपने शिक्षकों के घर तक जा सकता था। एकमात्र ऐसा कैंपस है जिसमें शिक्षकों के घर और हॉस्टल, विद्यार्थियों के हॉस्टल सब पास पास बने हुए हैं। शाम को घूमते फिरते शिक्षक विद्यार्थी आराम से एक छोटा सा कमल कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 या 5 दुकान आराम से मिल सकते थे, मिलते भी थे। तो जेएनयू में दूसरा लक्ष्य था, जेएनयू का एक सार्वजनिक परिवेश के अलावा दूसरा लक्ष्य था शिक्षा का एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो कि एकदम लोकतांत्रिक हो। लेकिन पीएन श्रीवास्तव ने जो एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान को दी वो तो एकदम अलोकतांत्रिक थी। उसमें डेमोक्रेटाइजेशन के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये जो ऑटोनोमस कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसका जनक वही पीएन श्रीवास्तव थे और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसने कि निजीकरण की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई। ये जो अभी नरक है एजुकेशन का और हायर एजुकेशन का खास तौर पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित करते समय उच्च शिक्षा किस तरह की होगी ये लक्ष्य था। और उच्च शिक्षा होगी कैसी? जिसमें सार्वजनिक परिवेश होगा, ज्ञान की टकराहटों से भरा हुआ, ज्ञान के उत्पादन, पुनरुत्पादन, शेयरिंग, सामंजस्य से भरा हुआ। कैरियर के लिए नहीं, नौकरी तो वैसे ही मिल जाएगी, पढ़ेंगे अच्छे से नौकरी मिलेगी। पढ़ना प्रमुख उद्देश्य था, पढ़ने के अलावा उसे शेयर करना, उसे सामाजिक जीवन में लागू कैसे किया जाए इसके बारे में सोचना। जब कोई विद्यार्थी क्लास में ह्यूमन राइट्स के बारे में पाठ पढ़ता था तो उसकी इच्छा होती थी कि ईरान में जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं तो वो ईरान के ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के खिलाफ में जेएनयू में जुलूस निकाले। फिलिस्तीन पर जब
इजरायलियों के हमले हो रहे हैं तो उन हमलों के खिलाफ में जेएनयू जुलूस निकाले जाएं। जेएनयू में जो पढ़ाया जाता था विद्यार्थी उस पर अमल करते थे। जेएनयू के एक वातावरण की यह खूबी थी कि वहां जिस विचार का निर्माण किया जाता था, जिस विचार की शिक्षा दी जाती थी, विद्यार्थी उस विचार का आचरण भी करते थे। और यही वजह थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सालों साल फुर्सत नहीं होती थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर बात करते रहते थे। वो उनकी चिंताएं अनंत थीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। उनकी चिंता यह नहीं थी कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक विद्यार्थी है जो हम लोगों के साथ पढ़ता था, नाम है सुब्रतो। बेइंग था इंटेलिजेंट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का हिंदुस्तान में उससे बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं। छात्र जीवन में उसकी यह मेधा कि भारत सरकार ने उसे अपने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए जो डेलीगेशन सरकार का गया उसका मेंबर बनाया। हमारे लिए गौरव की बात थी। और वो इतना प्रतिभाशाली, जहां इंटरव्यू देने जाए वहां जो इस सामने बैठे हुए लोग हैं वो उससे कुछ नहीं जानते थे। उसके मुकाबले जो प्रोफेसर होते थे वो कुछ नहीं जानते थे। उसे नौकरी नहीं मिली बेचारे को। अल्टीमेटली वो किसी संस्थान में, सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान में एक रिसर्चर की नौकरी करके जिंदगी यापन कर रहा है। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेधा का जिसे कहें विस्फोट हर क्षेत्र में। बीइंग द टैलेंटेड ब्रिलियंट लोग कहां से आए? यही हिंदुस्तान, पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जो एक सार्वजनिक परिवेश निर्मित किया, वह परिवेश ज्ञान के फलने फूलने के लिए सबसे अनुकूल परिवेश था। ज्ञान के फलने फूलने के लिए प्राथमिक शर्त है कि विद्यार्थी निसंकोच भाव से किताब तक जा सके और अपने शिक्षक के पास तक जा सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यह फैसिलिटीज थी कि विद्यार्थी डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाके किताब खोज सकता था, और अगर उसे कोई किताब नहीं मिल रही है और बाजार में आ गई है तो वो जाके लाइब्रेरियन को कहे, लिख के दे, लाइब्रेरियन खरीद के मंगवा के उसे देगा, लाइब्रेरी में मंगाएगा उस किताब को। क्योंकि विद्यार्थी की केयर करना लाइब्रेरियन का धर्म है। कंसर्न, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस, ये तीन चीजें थी जिनने कि जेएनयू को एकदम भिन्न किस्म के विश्वविद्यालय के रूप में निर्मित किया। जेएनयू के विद्यार्थियों के कंसर्न ग्लोबल होते थे। वो खाली मेस में रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हॉस्टल में सुविधाएं हैं कि नहीं है, दाखला मिला है कि नहीं मिला है, ये खाली यहीं तक सीमित नहीं था। वो उसकी चिंता यह भी थी कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है, उसकी चिंता यह भी थी कि फिलिस्तीन के इलाके में क्या हो रहा है, उसकी चिंता यह भी थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाएं क्यों आई हैं। और उसकी जो अनुभूतियां थी वो एकदम भारतीय की स्ट्रांग अनुभूतियां थी। एक नागरिक की तरह सोचता था वो, और वो अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को सबके साथ साझा करता था। इसीलिए वो एकदम भिन्न बनता था, क्योंकि उसके पास में बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ होता था। तो जेएनयू ने जो चीज खोली वो क्या थी? उसने ज्ञान के अनंत विकल्प खोले, ज्ञान की शेयरिंग के अनंत विकल्प खोले। छोटा सा विश्वविद्यालय, अब वो विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है, और इसकी संकट की शुरुआत होती है पीएन श्रीवास्तव के वाइस चांसलर बनने के बाद। फिलहाल इतना ही, बाकी बातचीत अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया।